गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बिजनेस रिस्क एंड इंश्योरेंस चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद हमने इंश्योरेंस के कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको भी डिस्कस किया। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एक हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होते हैं और एक उसका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। That means the fundamental principles on which every insurance contract is based. अब एक और कंसेप्ट है हमारे सामने, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। री इंश्योरेंस, समटाइम्स एन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स अ ह्यूज रिस्क। देखिए, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है लाइफ के लिए, जिसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी पर्सन की जो लाइफ है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है, ये हम मनी टर्म्स में कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इट इज इनएक्सप्लिकेबल। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, फायर इंश्योरेंस कराते हैं, बर्गलरी इंश्योरेंस कराते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस कराते हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं। तो ऐसी चीज का इंश्योरेंस आप करा रहे हैं जिसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है। व्हीकल इंश्योरेंस हो रहा है या क्रॉप इंश्योरेंस हो रहा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में लाइफ की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स इस तरह के असेट के लिए, इस तरह के सब्जेक्ट मैटर के लिए आप जितना भी इंश्योरेंस ले लें वो कम है, लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपने ज्यादा ले लिया है या कम इंश्योरेंस ले लिया है, ये भी डिटरमिन नहीं हो सकता कभी भी। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप कितना भी इंश्योरेंस कवर लें, वो कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि अब ये कंप्लीट हो गया है या अभी कम है या अभी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए का असेट है तो एक लाख रुपए के असेट पे ये चीज फाइंड आउट करना काफी इजी होगा कि हम उस पर कवर कितने कर लें। अगर 1 लाख की कोई चीज है तो उस पर 50 लाख का कवर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है और कोई सेंस भी नहीं बन रहा उस बात का। इंश्योरेंस कंपनी भी जानती है कि 1 लाख का अगर असेट है आपका तो आप उस पर 5 लाख का इंश्योरेंस कवर क्यों ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी देगी भी नहीं। लेकिन लाइफ की वैल्यू तो इंश्योरेंस कंपनी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। तो आप कितना भी कवर ले लें लाइफ इंश्योरेंस के लिए पॉसिबल है, लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अनलिमिटेड कवर पॉसिबल नहीं है। यहीं से हम री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं री इंश्योरेंस। समटाइम्स इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स अ ह्यूज रिस्क, इट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बियर द एंटायर अमाउंट ऑफ रिस्क इटसेल्फ। In such a situation, the company called reinsured gets a part of the risk insured with another insurance company or a group of insurance companies. This is known as reinsurance. Thus, reinsurance contract is a contract between two or more insurance companies. यहां पे ये बात ध्यान देने वाली, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो असेट्स हैं वो करोड्स ऑफ रुपीज के हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर सचिन तेंदुलकर अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या अपने घर का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, मुकेश अंबानी अपने घर का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही कॉस्टली है। इट इज़ समवेयर अराउंड 13,000 करोड़ रुपीज़। तो अगर इतने रुपए का असेट है, इतना बड़ा इंश्योरेंस करना है, तो हो सकता है एक इंश्योरेंस कंपनी इस बड़े इंश्योरेंस कवर को प्रोवाइड करने में केपेबल नहीं है। इतना बड़ा रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर सकती। तो फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने अप्रोच किया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, सपोज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। मुकेश अंबानी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि मुझे अपने घर का इंश्योरेंस करवाना है 13,000 करोड़ रुपए का। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने बड़े रिस्क को इंश्योर कर पाए। अगर हो सकता है कि उनके घर में कुछ डैमेज हो जाए तो उसका क्लेम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पे करने में केपेबल नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कुछ और कंपनीज के साथ
टाई अप करेगी, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी फॉर एग्जांपल। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रोच किया कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी को, और इन चारों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम चारों लोग मिलकर इतने बड़े रिस्क को कवर करेंगे। तो अब मुकेश अंबानी को यह नहीं पता है कि एबीसी कंपनी भी साथ में इन्वॉल्व हो रही है। मुकेश अंबानी ने डायरेक्टली अप्रोच किया था नेशनल इंश्योरेंस को, नेशनल इंश्योरेंस ने अप्रोच किया एबीसी को। दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द री इंश्योरर्स। एबीसी को अब हम यहां पे री इंश्योरर बोलेंगे। ओरिजिनल कंपनी कौन है? नेशनल इंश्योरेंस। क्योंकि जो इंश्योर्ड है, दैट मीन्स जो पर्सन इंश्योरेंस कवर मांग रहा है, उसने एबीसी को अप्रोच नहीं किया, उसने तो नेशनल इंश्योरेंस को अप्रोच किया। लेकिन एबीसी भी साथ में कवर दे रही है, एबीसी भी साथ में इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रही है, लेकिन वो डायरेक्टली मुकेश अंबानी को नहीं दे रही हैं, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दे रही हैं। तो मुकेश अंबानी क्या करेंगे? जो प्रीमियम का पेमेंट होगा वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका जो प्रीमियम आया वो 50 करोड़ रुपीस पर ईयर है। तो मुकेश अंबानी 50 करोड़ रुपीस पे कर रहे हैं, लेकिन ये किसको पे करेंगे? 50 करोड़ रुपीस ये पे करेंगे नेशनल इंश्योरेंस को, 50 करोड़ रुपीस। इस अमाउंट को ये चारों कंपनी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो अब ये इनका प्रॉब्लम है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना जितना कवर ये देंगे उतने उतने का प्रीमियम लेंगे। भाई 13,000 करोड़ रुपीस का कवर किया जा रहा है, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ठीक है 5,000 करोड़ तो मैं इंश्योर कर सकती हूं, बाकी इन तीन कंपनीज ने मिलकर कवर किया। तो 5,000 करोड़ तक का जो प्रीमियम बनता है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख लेगी, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो एबीसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना जितना कवर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 5,000 करोड़ का कवर नेशनल इंश्योरेंस ने दे दिया, 2,000 का ए ने दे दिया, 2,000 का बी ने दे दिया, उसके बाद 4,000 का सी ने दे दिया। इस तरह से 13,000 करोड़ को चार कंपनीज ने मिलकर कवर किया। तो 50 करोड़ एक जो लंपसम अमाउंट है वो तो नेशनल इंश्योरेंस को मिल गया। अब नेशनल इंश्योरेंस का ये ड्यूटी है कि वो इस प्रीमियम के अमाउंट को चारों कंपनीज के बीच में शेयर करें। 50 करोड़ को इसी रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 50 करोड़ को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 5:2:2:4, और चारों कंपनीज आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आगे चल के अगर कोई क्लेम आता है, अगर कोई लॉस हो गया मुकेश अंबानी का और उन्होंने क्लेम किया, तो वो क्लेम भी नेशनल इंश्योरेंस से ही करेंगे। उन्होंने हो सकता है 2,000 करोड़ रुपीस का क्लेम कर दिया कि मेरे घर में 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, तो मुकेश अंबानी तो नेशनल इंश्योरेंस से ये पैसा मांगेंगे। लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ये जो तीन कंपनीज हैं, ये चारों लोग मिलकर इस अमाउंट को पे करेंगे। तो 2,000 करोड़ को भी वो लोग इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस रेशियो में वो लोग प्रीमियम ले रहे थे उसी रेशियो में वो लॉस को भी बियर करेंगे। तो 2,000 करोड़ रुपीस को वो लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस के पास पैसा आ जाएगा और नेशनल इंश्योरेंस मुकेश अंबानी को 2,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देगी। तो इस तरह से यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ इंश्योर्ड और ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच होती है। री इंश्योर्ड जो कंपनी है, जो री इंश्योरर हैं, उनके और जो इंश्योर्ड है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। यह है री इंश्योरेंस। यहां पे यही चीज सब लिखी हुई है। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर इंश्योरेंस कंपनीज। तो नेशनल इंश्योरेंस और एबीसी, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। द री इंश्योर्ड और अंडरराइटर pays insurance premium to the re-underwriter or reinsurer. The reinsurance contract is subject to terms and conditions of original contract of insurance, but there is no contractual relationship between the original insured and the reinsurer. यही मैंने अभी आपको बताया कि मुकेश अंबानी और एबीसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। वो तो जानते भी नहीं है कि उन्होंने जो इंश्योरेंस लिया है उसमें 2-3 कंपनी और इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको ये बात पता भी नहीं है। अब आते हैं डबल इंश्योरेंस पे। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक ही असेट पे एक से ज्यादा कंपनी से अगर हम इंश्योरेंस ले लें, जैसे आपके पास कार है और आपने कार का इंश्योरेंस करवा लिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से भी करा लिया आपने, उसके बाद आपने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से भी करा लिया, 3-4 कंपनी से आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया। क्यों करवाया? इसलिए करवाया, आपने ये सोचा
कि अगर मेरी कार में 50,000 रुपीज़ का डैमेज होगा तो मैं तीनों कंपनी से 50,000 रुपीज़ क्लेम कर लूँगा। अगर तीनों कंपनी ने आपको पूरा 50 नहीं भी दिया, 40 दिया, सिर्फ एक ने 40 दिया, एक ने 35 दे दिया और एक ने आपको सोच लीजिए 45 दे दिया, अगर तीनों कंपनी ने कुछ कम अमाउंट भी दिया तब भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। आपका लॉस तो सिर्फ 50 का हुआ, लेकिन आपने रिकवर कितना कर लिया, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, 4 + 1 5, 1,20,000 रुपये। आपका लॉस हुआ था 50,000 रुपये का और आपने रिकवर कर लिया 1,20,000 रुपये। इस तरह से आपके लिए इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इस माइंडसेट को लेके कई लोग अपने असेट का डबल इंश्योरेंस कराने के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए डबल इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, डबल इंश्योरेंस का जो क्लॉज है, वो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सभी तरह के इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स आप एक ही असेट पे एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस नहीं ले सकते, सिर्फ एक कंपनी से ही आप ले सकते हैं। ऐसा करने पे क्या है कि आप सोच रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं और सभी मिल के आपको क्लेम दे देंगे तो आपका तो ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए डबल इंश्योरेंस इज़ ओनली अलाउेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो लाइफ की तो कोई वैल्यू नहीं है, उस पर तो आप कितना भी इंश्योरेंस ले लीजिए, कितनी भी कंपनी से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। तो जितनी आपकी प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी है उतनी कंपनी से आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को वैल्यू मानते हो, उतना ज़्यादा आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। लेकिन असेट की तो वैल्यू फिक्स्ड है। आपकी कार अगर 10 लाख रुपए की है तो आप उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस क्यों चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस आप कवर क्यों ले रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, कोई सेंस नहीं है। एट नो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे यू एनीथिंग मोर देन 10 लाख। तो इसलिए डबल इंश्योरेंस इज ओनली अलाउड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन द इंश्योर्ड फील्स दैट ही हैज इंश्योर्ड फॉर अ लेसर अमाउंट देन द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी he may obtain another insurance policy for the same property. This is known as double insurance. अगर आपको लग रहा है कि आपने कम अमाउंट के लिए इंश्योरेंस करवाया है तो आप दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस ले लो, ज़्यादा का ले लो। डबल इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस विद 2 or more इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द सेम रिस्क एंड द सेम सब्जेक्ट मैटर। सेम रिस्क और सेम सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब जैसे यहाँ पे कार था हमारा, तो आपने उसी कार के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क के लिए 2 कंपनी से ले रखा है इंश्योरेंस, बट फॉर डिफरेंट अमाउंट। अलग अलग अमाउंट का इंश्योरेंस कवर आपने ले लिया टू इंश्योर अ कंप्लीट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। डबल इंश्योरेंस इज यूजफुल ओनली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। वही बात देखिए यहां लिखी है, बट इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। तो ये आपके लिए फायदा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है। ये हम लोग प्रिंसिपल पहले ही पढ़ चुके हैं। That means insurance is a contract of only compensation. Insurance company will try to compensate you for the loss that you have suffered. It does not mean that you will gain something out of the insurance contract. A person may take 2 or more policies on his life and claim the amount from all the policies. Human life cannot be measured or valued, and therefore double insurance is allowed in case of life insurance. But in case of fire and marine insurance, the insured cannot claim more than the amount of loss from all the policies taken together. यही चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि एक से ज़्यादा कंपनी से हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते। अगर हमने ऐसा किया भी है तो सारी कंपनीज मिल के उस क्लेम को पे करेंगी। जैसे अभी हमने री इंश्योरेंस में देखा था कि 4 कंपनी से आपने लिया और आपका लॉस हुआ 2,000 करोड़ का या 2 लाख रुपए का, तो हर कंपनी 2-2 लाख रुपए नहीं देगी। जिस कंपनी से जितना इंश्योरेंस आपने लिया है उतना ही वो पे करेगी, सिर्फ उस रेशियो में पे करेगी। अगर आपने 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया लेकिन 4 कंपनी से लिया, ए से भी आपने 2 का लिया, बी से भी आपने 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, सी से आपने 4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, 3 कंपनी से आपने ले लिया, कार आपकी डैमेज हो गई है, कार पे आपका जो लॉस हुआ है
वो आया है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपका लॉस हो गया। अब आप तीनों कंपनी से 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि तीनों कंपनी मुझे 1 लाख रुपए देंगी तो मेरे पास 3 लाख रुपए हो जाएगा, या अगर 1 लाख नहीं भी देंगी, 80,000 ही देंगी, 90,000 ही देंगी, तब भी मेरे पास एक बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। मेरा लॉस तो सिर्फ 1 लाख का हुआ है, मुझे 2.5-3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी अमाउंट। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो देख लें एक बार। तो तीनों कंपनी 2:2:4 के रेशियो में 1 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगी। दैट मीन्स 1, 1 और 2 रेशियो जो है वो है 1:1:2। तो 1 लाख रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 1:1:2। तो पहली कंपनी 25,000 रुपए देने के लिए लायबल है, दूसरी कंपनी 25,000 रुपए देने के लिए लायबल है, और सेकेंड कंपनी 50,000 रुपए देने के लिए लायबल है। इसमें से अब वो जितना डिसाइड करेंगे उतना आपको देंगे। 25,000 में फर्स्ट कंपनी ने सोचा कि हम सिर्फ 22,000 रुपीज़ पे करेंगे बस। सेकेंड कंपनी ने 20,000 रुपीज़ दिया आपको सिर्फ, और थर्ड कंपनी ने आपको 45,000 दे दिया। तो तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करके आपको क्लेम का अमाउंट पे करेंगी, जितना उनको लगता है कि जितना एक्चुअली में लॉस हुआ है। आप तो ज़्यादा ही बताओगे लॉस। इंश्योरेंस कंपनी अपने सर्वेयर से पहले सर्वे कराते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्लेम कितना देंगे। आप 1 लाख मांगोगे तो दैट डज नॉट मीन कि तुरंत सेम डे आपको 1 लाख का चेक मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज कंट्रीब्यूट करके अमाउंट को पे करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये है डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इसके बीच में डिफरेंसेस दिए हैं, तो एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और हमने देख लिया कि डबल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में यूजफुल है, अदरवाइज यूजफुल नहीं है, क्योंकि एवरी इंश्योरर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द सम इंश्योर्ड बाय हिम। तो कंट्रीब्यूट करके ही इंश्योरेंस कंपनीज उस केस में पेमेंट करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे हमारा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।